नमस्कार, मैं मणिभूषण। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ जीन्स या जीनों की पारस्परिक क्रियाएं। ये पूरा चैप्टर हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, तो आज इसका पहला वीडियो है। जीनों की पारस्परिक क्रिया के कारण लक्षण प्रारूप अनुपात या विभिन्न प्रकार से रूपांतरित हो गए हैं। जीनों की पारस्परिक क्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम बैटसन ने प्रस्तुत की थी। इसे बैटसन की कारक परिकल्पना या बैटसन फैक्टर हाइपोथेसिस के नाम से भी पुकारा जाता है। जीनों में होने वाली पारस्परिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला पे होती है अंतःजीनी पारस्परिक क्रिया, इंट्रा जीन इंटरेक्शन। दूसरी होती है अंतराजीनी पारस्परिक क्रिया, या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। तो हम फर्स्ट लेते हैं अंतःजीनी पारस्परिक क्रिया या इंट्राजीनिक जीन इंटरेक्शन। इस प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं एक ही जीन के युग्म विकल्पियों के मध्य होती है। युग्म विकल्पी मतलब एलील। तो इस प्रकार की क्रिया जो एक ही एलील होते हैं, अपन एक एलील से मतलब समझते हैं, हम आपको मेंडल की वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि एक जीन कोई कैरेक्टर शो करता है, किसी एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु उस लक्षण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि एक लंबाई एक लक्षण है, तो लंबाई लक्षण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। लंबाई में कोई लंबा होता है, कोई बोना होता है, किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है। तो ये दोनों लक्षण अलग अलग प्रकार हैं। तो मान लीजिए एक युग्म विकल्पी है। युग्म विकल्पी हमेशा युग्म के अंदर पाए जाते हैं, जो 2 समजातीय गुणसूत्र पर उपस्थित एक ही लोकस के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो वह जो युग्म विकल्पी पाए जा रहे हैं, जैसे लंबाई का जीन है, ये चाहे वो दोनों होमोजाइगस जीन के ऊपर दोनों सेम जीन हो, जो दोनों लंबेपन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या चाहे दोनों ये दो छोटेपन को, बोनेपन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या विषम युग्म अवस्था में हो जिसमें एक प्रभावी लंबेपन को दिखाने वाला एलील है, दूसरा बोनेपन को दिखाने वाला एलील है। अगर इनके मध्य आपस में कोई क्रिया होती है तो वह क्रिया कहलाएगी इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन या अंतःजीनी पारस्परिक क्रिया। इसके भी कुछ प्रकार है। सबसे पहला होता है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। विषम युग्मज अवस्था में प्रभावी एलील का प्रदर्शन पूर्ण प्रबल रूप के न होकर अपूर्ण प्रबल रूप में होता है। मतलब सामान्य अवस्था में क्या होता है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई एलील है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक लंबा हुआ, 2 युग्म विकल्पी 2 जीन पाए जा रहे हैं स्पेयर के अंदर, जिनको हम युग्म विकल्पी कहते हैं दोनों को। अगर वो एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मतलब एक जीन तो लंबेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि प्रभावी लक्षण है, एक जीन बोनेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अप्रभावी लक्षण है। तो हमेशा विषम युग्मज अवस्था के अंदर प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। सामान्य अवस्था के अंदर मतलब लंबापन का लक्षण प्रकट होगा। अगर अप्रभावी जीन सबयुग्मज अवस्था में हो, मतलब युग्म विकल्पी दोनों ही युग्म विकल्पी या एलील बोनेपन के हो, तभी वह बोनापन का लक्षण प्रकट होगा। तो ये सामान्य अवस्था कहलाती है। परंतु अपूर्ण प्रभाविता के अंदर अगर विषम युग्मज अवस्था के अंदर प्रभावी जीन अपना लक्षण नहीं दिखाता, न ही अप्रभावी जीन अपना लक्षण दिखा पाता है, कोई तीसरे प्रकार का ही लक्षण शो होता है, इस प्रकार को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुलबबास। गुलबबास एक प्लांट होता है जिसमें लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है। लाल पुष्प यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है और सफेद पुष्प यहाँ पे रेसेसिव या अप्रभावी कैरेक्टर है। पर जब हम लक्षण कराते हैं तो हमको जो F1 पीढ़ी मिलती है, जनरल कंडीशन में क्या होती, लाल प्रभावी लक्षण है तो हमें जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है वो कौन सी मिलती, लाल मिलती। परंतु यहाँ पे लाल न मिलके गुलाबी मिलती है, ना तो वो सफेद होती है ना लाल, वह गुलाबी कलर के फूलों युक्त फर्स्ट जनरेशन होती है। इस घटना को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, मतलब प्रभावी नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा। यह मेंडल के जो प्रभाविकता का नियम है उसका एक अपवाद भी है। यहाँ पे हम चार्ट में देख सकते हैं, रेड आर कैपिटल प्रभावी है, व्हाइट स्मॉल आर से दिखाया गया। जब दोनों में हम क्रॉस कराते हैं तो एफ जनरेशन हमें मिलती है पिंक कलर की आर। जब इनमें स्वनिषेचन कराया जाता है
तो इसमें जो हमें फिनोटाइपिक रेशो मिलता है, सॉरी जीनोटाइपिक रेशो मिलता है, वो मिलता है 1:2:1, जबकि सामान्य कंडीशन में होना चाहिए था 3:1। तो यह अप्रभाविता को शो करता है। इसी प्रकार इंट्राजीनिक इंस्ट्रक्शन के अंदर, इंट्राजीनिक जीन इंस्ट्रक्शन के अंदर दूसरा कैरेक्टर आता है सप्रभाविता या कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में विषम युग्मनज अवस्था में दोनों ही युग्म विकल्पी अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, दोनों ही विषम युग्मनज के युग्म विकल्पी या एलील अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाते, कोई तीसरे प्रकार का लक्षण से होता है, परंतु इसके अंदर दोनों ही युग्म विकल्पी, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, दोनों के दोनों अपना लक्षण शो करते हैं। इस प्रकार घटना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस या सप्रभाविता। उदाहरण की बात की जाए तो इसमें उदाहरण के लिए सबसे बड़ा मवेशियों में आवरण का रंग। जानवरों के अंदर जो कलरिंग होती है उसके अंदर जो उसके जानवरों का रंग पाया जाता है, आवरण मतलब उसके ऊपर जो बाल पाए जाते हैं, बालों का जो रंग पाया जाता है आवरण का, वह इसका उदाहरण है। हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स युक्त होते हैं। जैसे हम गाय को देखते हैं, गाय में एक कलर नहीं पाया जाता, कई प्रकार के कलर पाए जाते हैं, कुत्तों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो यह घटना सप्रभाविता को दिखाती है, मतलब उसमें हर कलर एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चाहे जैसे मान लीजिए कोई गाय है, लाल और सफ़ेद कलर की है, तो उसमें लाल कलर अगर प्रभावी है, सफ़ेद कलर अप्रभावी है, परंतु दोनों ही कलर शो हो रहे हैं उस गाय के अंदर, तो वो घटना क्या कहला रही है, सहप्रभाविता। इसका दूसरा सबसे एक एंडोलुसियन मुर्गी में रंग भी इसी प्रकार का उदाहरण है। तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है मानव में रक्त समूह। मानव में हम जानते हैं 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। तो ये जो ए बी जो रक्त समूह होता है ये सप्रभाविता को प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये विशेष प्रकार के एंटीजन के कारण रिप्रेजेंट होते हैं। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, और ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। हर एंटीजन एक अलग जीन के कारण निर्मित होता है, तो ए और बी दोनों ही जीन द्वारा निर्मित एंटीजन एक ही कोशिका में, एक ही रक्त समूह युक्त मानव के अंदर कोशिका में पाए जा रहे हैं। तो यह उदाहरण किसका कहलाता है, यह कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता का उदाहरण दर्शाता है। ये दोनों उदाहरण थे इंट्राजीनिक जीन इंटरेक्शन का। अब हम पढ़ते हैं इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन। इंटरजीनिक मतलब 2 डिफरेंट जीन्स के मध्य होती है। वो पहले 2 सेम एलील्स के बीच में होती थी, ये 2 डिफरेंट जीन्स के बीच में होती है, 2 सेम एलील्स के बीच में नहीं होती। इसका सबसे प्रथम टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री जीन या संपूरक जीन। संपूरक जीन 2 पृथक लोकस पर उपस्थित 2 जीन, माफ कीजिएगा, हाँ, इंट्राजीनिक रिएक्शन पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं संपूरक जीन की, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की। संपूरक जीन 2 पृथक लोकस पर उपस्थित 2 जीन्स युग्म की जीनें जिनकी पारस्परिक क्रिया से केवल एक ही लक्षण समष्टि विशेषक प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी एक जीन की उपस्थिति में कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के अंदर कि अगर वो दोनों जीन्स उपस्थित होंगे, भले वो डिफरेंट लोकस के हैं, अगर वो दोनों जीन्स उपस्थित होंगे तभी वह लक्षण फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो होगा। अगर उन दोनों जीन्स में से कोई भी एक जीन एब्सेंट हुआ तो वह फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। इसको हम कहते हैं संपूरक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इसका उदाहरण देता है मीठी मटर में फूलों का जो पर्पल रंग होता है वह संपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री जीन का उदाहरण होता है। इसमें 2 अयुग्म विकल्पी जो 2 जीन जो एलील नहीं है, एक जीन सी तथा एक जीन पी पे डिपेंड होता है। जब सी जीन और पी जीन दोनों उपस्थित होंगे तभी मटर में पर्पल रंग उपस्थित होगा। अगर सी जीन और पी जीन में से एक भी जीन एब्सेंट हुआ, अगर सी जीन और पी जीन में से एक भी जीन एब्सेंट हुआ तो वह पर्पल रंग शो नहीं करेगा। ये चार्ट के अंदर दिखाया गया है। व्हाइट फ्लावर CCPP, दूसरा व्हाइट फ्लावर है स्मॉल सी। पहला व्हाइट फ्लावर में 2 कैपिटल CC प्रभावी जीन होते हैं, PP अप्रभावी जीन होते हैं। दूसरे व्हाइट फ्लावर में CC अप्रभावी होता है, PP अप्रभावी होता है। जब दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो F जनरेशन में एक C और एक P दोनों ही प्रभावी आ जाते हैं। तो किस तरह का फ्लावर प्राप्त होता है हमें, पर्पल फ्लावर। यह संपूरक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल है।
दूसरा उदाहरण मक्की का दिया है, मक्की के बीज में पर्पल रंग का जीन भी इसी से निर्मित होता है। हमारा एक उदाहरण हो चुका है जो कि सफिशिएंट होता है। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री जीन या पूरक जीन। एक प्रभावी जीन अपने आप को प्रदर्शित करे चाहे दूसरा जीन उपस्थित हो या ना हो, लेकिन दूसरा जीन पहले जीन की उपस्थिति में ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के जीन को सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। जैसे कि दो जीन है, मान लीजिए एक आर जीन है, एक पी जीन है। आर जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है चाहे पी जीन उपस्थित हो या ना हो, परंतु पी जीन अपना लक्षण तभी ऊपर प्रदर्शित कर पाएगा जब आर जीन भी उपस्थित हो। तो इन जीन्स को हम कहते हैं पूरक जीन या सप्लीमेंट्री जीन। इसका उदाहरण दिया गया है मूषक के इसका उदाहरण आप सबसे पहले माफ कीजिएगा रोजकोम, ये जो मुर्गों की कलंगियां होती है उनके ऊपर बेस करके दिया गया है। रोजकोम गुलाबी कलर की होती है, एक होती है पी कोम, यानी गुलाबी कलर की कोम्ब, और पी कोम जैसे मटर जैसे दाने वाली कोम्ब, जो कलंगी कोम्ब इसमें कोम्ब कहते हैं। रोज कोम्ब में आर आर पी पी पाए जाते हैं, आर डोमिनेंट होता है। पी कोम्ब में स्मॉल आर आर कैपिटल पी पी पाए जा रहे हैं, इसमें पी डोमिनेंट होता है। जब इनमें आपस में क्रॉस कराया जाता है तो हमें वॉलनट पी मिलती है। वॉलनट पी मिलती है। अब इसमें हम देखते हैं लास्ट में जो कैपिटल में सभी हमने स्वनिषेचन, अब इसमें वापस नेक्स्ट जनरेशन हमने पापने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो हमें जब सबसे लास्ट में जो मिल रही है आर सारी स्मॉल आर आर पी पी, यानी कि सिंगल कोम। ये एक डिफरेंट प्रकार की कोम होती है। मतलब पी जीन को अपनी उपस्थिति दर्शाने, अपने लक्षण दिखाने के लिए आर जीन की उपस्थिति अति आवश्यक है। ये उदाहरण है पूरक जीन या सप्लीमेंट्री जीन का। यहाँ पे इसकी कोम की डिफरेंट टाइप की किस प्रकार की कोम होती है। इसमें जैसे देखो लास्ट में जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है 9:3:3:1। ये हमारा इंटरेक्शन ऑफ जीन्स का वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। धन्यवाद।